हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी डीप लर्निंग। आज हम गैमेटोजेनेसिस के टॉपिक्स को कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे प्रीवियस लेक्चर के कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी। आप उन क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में पॉजिटिवली टाइप करके मुझे सेंड करें। चलिए अब हम एक चार्ट की हेल्प से oogenesis को समझते हैं। फीटस की ओवरी में ही बहुत सारे oogonia बन जाते हैं। वह oogonia आगे माइटोसिस करते हैं और डिफरेंशिएशन करके प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट होते हैं। प्राइमरी oocyte फर्स्ट म्योटिक डिवीजन स्टार्ट कर चुका होता है, लेकिन वह म्योसिस 1 के प्रोफेज 1 में ही अरेस्ट हो जाता है। फिर बर्थ, चाइल्डहुड एंड प्यूबरिटी के समय जब प्यूबरिटी आती है तब जो प्राइमरी oocyte होते हैं वह अपनी म्योसिस फर्स्ट को कंप्लीट करते हैं और अनइक्वल डिवीजन करके फर्स्ट पोलर बॉडी एंड सेकेंडरी oocyte बनाते हैं। फर्स्ट पोलर बॉडी एंड सेकेंडरी oocyte दोनों ही हैप्लॉइड सेल्स होते हैं। दोनों में ही 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। रिप्रोडक्टिव एज यानी कि एडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ में सेकेंडरी oocyte ही ओवुलेशन करके ओवम और एक सेकेंड पोलर बॉडी को बनाता है। सेकेंड पोलर बॉडी एंड ओवम दोनों ही हैप्लॉइड सेल्स होते हैं, यानी कि दोनों में ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 23 है। चलिए अब हम हार्मोनल कंट्रोल के बारे में देखते हैं। हाइपोथैलेमस गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH को रिलीज करता है, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी पर एक्ट करके एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है, जिससे कि एंटीरियर पिट्यूटरी LH एंड FSH, LH स्टैंड फॉर ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एंड FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दो हार्मोन्स रिलीज करता है। यह दोनों ही हार्मोन्स ओवरी पर एक्ट करते हैं, जिसके प्रभाव में आकर ओवरी एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन दोनों ही रिलीज करती है। एस्ट्रोजन पॉजिटिव फीडबैक देता है हाइपोथैलेमस को और हाइपोथैलेमस और GnRH को रिलीज करता है, लेकिन जैसे ही एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन एक खास लेवल पर पहुंचते हैं, यह दोनों नेगेटिव फीडबैक देनी स्टार्ट कर देते हैं ताकि oogenesis का प्रोसेस रेगुलेट हो सके एंड हॉर्मोन्स भी बैलेंस हो सकें। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन दोनों यूट्रस पर एक्ट करते हैं ताकि फॉलिकुलर साइकिल के साथ साथ यूट्रस का साइकिल भी चलता रहे। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमीट इज कॉल्ड oogenesis, which is markedly different from the spermatogenesis. मैच्योर फीमेल गैमीट के बनने की प्रोसेस oogenesis कहलाती है, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस से बिल्कुल अलग है। Oogenesis is initiated during the embryonic development stage when a couple of million gamete mother cells oogonia are formed within each fetal ovary. No more oogonia are formed and added after birth. oogonia तभी बनने स्टार्ट हो जाते हैं जब एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है। उस समय फीटस की ओवरी में कई मिलियन गैमीट मदर सेल्स यानी oogonia बनते हैं। जन्म के बाद कोई oogonia नहीं बनते, ना ही बढ़ते हैं। These cells start division and enter into the prophase 1 of the meiotic division and get temporarily arrested at that stage called primary oocyte. सेल डिवीजन शुरू हो जाती है तथा सेल डिवीजन की म्योसिस 1 के प्रोफेज 1 में ही टेम्परेरीली वह अरेस्ट हो जाती हैं। इस समय oogonia प्राइमरी oocyte में बदल चुके होते हैं। Each primary oocyte then gets surrounded by a layer of granulosa cells and is called the primary follicle. फिर चाइल्डहुड से लेकर प्यूबरिटी के समय प्राइमरी oocyte में क्या बदलाव होते हैं? हर प्राइमरी oocyte ग्रेनुलोसा सेल से घिर जाती है, जिसे हम फिर प्राइमरी फॉलिकल के नाम से जानते हैं। A large number of these follicles degenerates during the phase from the birth to puberty. जन्म से प्यूबरिटी तक बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल्स डीजनरेट हो जाते हैं। Therefore, at puberty, only 60,000 to 80,000 primary follicles are left in each ovary. इसीलिए प्यूबरिटी के समय हर ओवरी में केवल 60,000 से लेकर 80,000 तक प्राइमरी फॉलिकल्स ही रह जाते हैं।
The primary follicles get surrounded by more layers of granulosa cells and a new theca and are called secondary follicles. जो बचे हुए प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं उन पर ग्रेनुलोजा सेल्स की लेयर बन जाती है, एक थीका लेयर बन जाती है, जो कि ये दो लेयर्स बनने के बाद सेकेंडरी फॉलिकल में बदल जाते हैं। चलिए अब हम पहले ओवरी को देखते हैं कि ओवरी में कैसे फॉलिकल्स मैच्योर होते हैं, कैसे ओवुलेशन होती है, कैसे कार्पस ल्यूटियम बनता है। सबसे पहले आप तो पहले देखिए ओवरी को ब्लड वेसल्स की फुल सप्लाई है। अब आप पहले प्राइमरी फॉलिकल को देखिए। प्राइमरी फॉलिकल क्या है? प्राइमरी oocyte है जिसके ऊपर ग्रेनुलोजा सेल्स की लेयर बन गई है। अब आप टर्शरी फॉलिकल को देखिए जिसमें कि एंथ्रम बन गया है। प्राइमरी फॉलिकल से पहले सेकेंडरी फॉलिकल बनता है। सेकेंडरी फॉलिकल में क्या होता है कि ग्रेनुलोजा सेल्स की लेयर होती है, साथ ही साथ एक थीका लेयर आती है, फिर वो सेकेंडरी बनता है। सेकेंडरी फॉलिकल में जब एक कैविटी एंथ्रम नाम की कैविटी बन जाती है, जो आप येलो कलर में देख रहे हैं वो एंथ्रम कैविटी है। जब सेकेंडरी फॉलिकल में एंथ्रम कैविटी बन जाए तो सेकेंडरी फॉलिकल को हम टर्शरी फॉलिकल कहना स्टार्ट कर देते हैं। जब टर्शरी फॉलिकल अपना साइज और बढ़ा ले और मैच्योर हो जाए उसे हम ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर फॉलिकल में तब बदलता है जब वह ओवम को रिलीज कर देता है। ओवम के रिलीज होने के बाद जो रिमेन्स बच जाते हैं उन्हें हम कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। The secondary follicles soon transforms into a tertiary follicle which is characterized by a fluid-filled cavity called anthrem. सेकेंडरी फॉलिकल में एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी बन जाती है तथा यह टर्शरी फॉलिकल में बदल जाता है। द थीका लेयर इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू एन इनर थीका इंटरना एंड एन आउटर थीका इंटरना। सेकेंडरी फॉलिकल में जो दो लेयर्स थी, एक ग्रेनुलोजा सेल्स की लेयर और एक थीका सेल्स की लेयर, जो थीका सेल की लेयर होती है वो आगे दो लेयर में डिफ्रेंशिएट हो जाती है, इनर थीका इंटरना और आउटर थीका इंटरना में। It is important to draw your attention that it is at this stage the primary oocyte within the tertiary follicle grows in size and completes its first meiotic division. इस समय ध्यान देने वाली बात यह है कि प्राइमरी oocyte जो कि टर्शरी फॉलिकल के अंदर होता है साइज में बढ़ चुका होता है तथा म्योसिस 1 को भी कंप्लीट कर चुका होता है। It is an unequal division resulting in the formation of a large haploid secondary oocyte and a tiny first polar body. यह म्योसिस अनइक्वल होती है तथा इसमें एक सेकेंडरी बड़ा oocyte बनता है और साथ ही साथ एक छोटी फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है। The secondary oocyte retains bulk of the nutrient rich cytoplasm of the primary oocyte. Can you think of any advantage for this? सेकेंडरी oocyte प्राइमरी oocyte के साइटोप्लाज्म में ही होता है, क्या आप इसका कोई फ़ायदा बता सकते हैं? द सेकेंडरी oocytes टेक इट न्यूट्रिशन फ्रॉम द साइटोप्लाज्म, सो इट इज़ बिलीव्ड दैट द पोलर बॉडी प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग सेकेंडरी oocyte. सेकेंडरी oocyte साइटोप्लाज्म में ही होता है और वह साइटोप्लाज्म से ही अपना न्यूट्रिशन लेता है। सो ऐसा माना जाता है कि जो पोलर बॉडी होती है वो सेकेंडरी oocyte को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। Does the first polar body born out of the first meiotic division divides further or degenerates? क्या जो फर्स्ट पोलर बॉडी डिवाइड होकर बनती है क्या वो आगे डिवाइड करती है या वो ख़त्म हो जाती है यानी कि डीजनरेट हो जाती है? एट प्रेजेंट वी आर नॉट वेरी सर्टन अबाउट दिस। इस समय हमें इसके बारे में ज़्यादा श्योरिटी नहीं है। अकॉर्डिंग टू द मेजॉरिटी ऑफ साइंटिस्ट द पोलर बॉडी डीजनरेट्स, लेकिन ज़्यादातर बायोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग जो पोलर बॉडी होती है वो डीजनरेट हो जाती है। द टर्शरी फॉलिकल फर्दर चेंजेस इनटू द मैच्योर फॉलिकल और ग्राफियन फॉलिकल। टर्शरी फॉलिकल मैच्योर होकर ग्राफियन फॉलिकल में बदल जाती है। द सेकेंडरी oocytes फॉर्म अ न्यू मेम्ब्रेन कॉल्ड जोना प्लिस्यूडा सराउंडिंग इट।
सेकेंडरी oocyte के बाहर नई मेम्ब्रेन बन जाती है जिसे जोना प्लूसिडा कहते हैं। द ग्राफियन फॉलिकल नाउ रप्चर्स टू रिलीज द सेकेंडरी oocyte ovum फ्रॉम द ओवरी बाय द प्रोसेस कॉल्ड ओवुलेशन। अब ग्राफियन फॉलिकल ब्रेक होकर सेकेंडरी oocyte को ओवरी से बाहर निकाल देता है, इसे हम ओवुलेशन कहते हैं। कैन यू लिस्ट द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन द स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis? क्या आप स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के बीच के अंतर बता सकते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस टेस्टिस में होता है एंड oogenesis ओवरी में होती है। स्पर्मेटोजेनेसिस 74 डेज में पूरा हो जाता है और यह एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है, लेकिन oogenesis डिसकॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है, इसीलिए यह कुछ दिनों में भी कंप्लीट हो सकता है या कुछ सालों में भी। स्पर्मेटोजेनेसिस का ग्रोथ फेज छोटा होता है, oogenesis का ग्रोथ फेज बड़ा होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस में यॉर्क सिंथेसाइज नहीं होता, लेकिन oogenesis में वाइटेलोजेनेसिस होती है। स्पर्मेटोजेनेसिस में जो न्यूक्लियस है वो कंडेंस हो जाता है क्योंकि इसमें से सुपरफ्लुअस मटेरियल लूज हो जाता है। oogenesis में न्यूक्लियस फूल जाता है क्योंकि इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म बढ़ता है। स्पर्मेटोजेनेसिस में एक स्पर्मेटोगोनियम 4 हैप्लॉइड स्पर्म्स को बनाता है, लेकिन oogenesis में एक oogoनियम सिर्फ एक ओवम ही बनाता है। स्पर्मेटोजेनेसिस में कोई पोलर बॉडीज नहीं बनती, लेकिन oogenesis में 2 या 3 पोलर बॉडीज भी बनती हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस टेस्टिस से ही स्टार्ट होता है और टेस्टिस में ही कंप्लीट हो जाता है। oogenesis ओवरी में शुरू होती है, लेकिन ओवरी के बाहर जाकर ही यह कंप्लीट होती है। स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म बहुत छोटा होता है, ooगोनियम में बनने वाला ओवम काफ़ी बड़ा होता है। लेकिन आप सब पिछले लेक्चर के जो मैंने क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं, आप उन क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में पॉजिटिवली टाइप करें। वीडियो में एनसीईआरटी के एक्स्ट्रा जो पिक्चर्स एंड मटेरियल्स यूज़ हुआ है वो हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करेंगे, सो आप उस ग्रुप को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक की हेल्प से ज्वाइन कर लें। गुड लक, वर्क हार्ड, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।